हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 6 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन, 68वीं बीपीएससी, बीएसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था और इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। और इसी आंदोलन में संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेन का उपयोग हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी? तो दासबोध की रचना संत रामदास ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दासबोध मराठी संत साहित्य की एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के संत रामदास ने मराठी भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? तो भारत में कुल 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। और प्रथम दिल्ली दरबार में ही महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। और तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में किया गया था। और 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और बिहार को बंगाल से पृथक करने की घोषणा की गई थी। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार वर्ष 1677 और 1901 में दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-46 ईस्वी में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था और इसका समापन लाहौर की संधि जो कि 1846 ईस्वी में हुई थी से हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था और इसका अंत जो है लाहौर की संधि से हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग के ही काल में खोंड जनजाति के बीच नरबली प्रथा पर रोक लगाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में 1848-49 के मध्य द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और पंजाब का कंपनी साम्राज्य में 1849 में विलय हो गया था। और इसके अलावा व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध का कंपनी साम्राज्य में विलय किया था। और लॉर्ड डलहौजी के ही काल में प्रथम रेल चली थी 1853 ईस्वी में और 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के काल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 के मध्य हुआ था और लॉर्ड ऑकलैंड ने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा था। और लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था और 1843-44 में ही देशी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की गई थी लॉर्ड एलनबरो के काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार। अमृत बाजार के संपादक
शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे और अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा में प्रकाशित होती थी, जो कि 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू होने के बाद अंग्रेजी अखबार में रातों रात तब्दील कर दिया गया और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। और केसरी अखबार के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे और केसरी की भाषा मराठी थी। इंडियन मिरर अखबार का संपादन 1861 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा किया गया था और इसकी भाषा इंग्लिश थी। और द ट्रिब्यूनल 1881 ईस्वी में दीनदयाल मजीठिया के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगत सिंह। उपरोक्त कथन भगत सिंह के द्वारा लाहौर कोर्ट में कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बम्बई के सतारा जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले में तमलुक सरकार और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। सतारा में समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक 1943 से 45 तक चली थी और इसे परती सरकार कहते थे और इसके नेता वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल आदि थे। मिदनापुर में जटिया सरकार ने चक्रवात राहत कार्य किया और ये सरकार 1942 से 1944 तक चली थी और बलिया में अगस्त 1942 में एक सप्ताह के लिए चित्तू पांडे के अधीन समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। पहला है लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, तो ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी का संबंध व्यापगत के सिद्धांत से है और सहायक संधि का प्रचलन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। दूसरा है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड मिंटो, तो ये भी गलत है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और लॉर्ड मिंटो ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी और लॉर्ड मिंटो के ही काल में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तीसरा है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, तो ये सही है। और घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। सी और डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई थी? तो सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 12 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे के द्वारा 1870 ईस्वी में की गई थी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र में 12 जून 1905 ईस्वी को की थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में की थी और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता को कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने 1885 ईस्वी में की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत 1942 ईस्वी में जर्मनी में की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस रेडियो को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज़ाद हिंद रेडियो का मुख्यालय पहले सिंगापुर था और उसे बाद में
रंगून स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में शाहाबाद के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने की अपील भी की गई थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में नशाबंदी आंदोलन डुमरांव में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। वायसराय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 ईस्वी का था और इन्हीं के समय 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी और 1872 ईस्वी में ही लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगानी शेर अली ने अंडमान निकोबार में चाकू मारकर कर दी थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत में यात्रा 1875 से 76 ईस्वी के मध्य हुई थी और लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था और इसी के काल में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था और लॉर्ड लिटन ने ही सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी और लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की स्थापना की गई, जिसे बिहार के श्रमिकों के जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों की जांच करनी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित थी? तो देखिए, अंग्रेज़ों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। पहला था जमींदारी व्यवस्था, इसे अस्थाई व्यवस्था या इस्तेमारारी व्यवस्था भी कहा जाता था और इसे 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने शुरू किया था और ये व्यवस्था भारत के लगभग 19% भाग पर लागू की गई थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र भी शामिल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपरोक्त में से एक से अधिक, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का लगभग 51% हिस्सा शामिल था और ये व्यवस्था कैप्टन रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में बारामहल ज़िले में शुरू की गई थी और उसके बाद इसे मद्रास में और 1858 ईस्वी में दक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया गया था। और तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य का 30% भाग शामिल था और महालवाड़ी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे और ये व्यवस्था मुख्यतः मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में लागू थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला है वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में 1501 ईस्वी में आया था और पहली बार ये 1498 ईस्वी में आया था। तो पहली बार ये 1498 में आया था और दूसरी बार 1501 ईस्वी में आया था। दूसरा है वांडीवाश का निर्णायक युद्ध। तो वांडीवाश का निर्णायक युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। तीसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। और चौथा है बेदारा का निर्णायक युद्ध। तो बेदारा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज़ों और डचों के मध्य। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसके बाद बेदारा का युद्ध हुआ था और सबसे अंत में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद
बागान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25%। सरकार द्वारा गठित आयोग के सुझाव पर तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए थे। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा अप्रैल 1917 में किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रनाडे के द्वारा बम्बई में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था महिला कल्याण को बढ़ावा देना और भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करना। इसके अलावा एमजी रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर 1876 ईस्वी में महाराष्ट्र में की थी। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा रहनुमाई मजदयासी सभा की स्थापना बम्बई में 1851 ईस्वी में की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, जीएस खपर्डे असंतुष्ट होकर कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में अपना पहला कारखाना 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था और उस समय भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में की गई थी और उस समय भारत का सम्राट अकबर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था? तो अवध का संस्थापक सआदत खां था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सआदत खां को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी। सआदत खां के बाद अवध का नवाब सफदरजंग बना और सफदरजंग के ही समय में अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई थी। और उसके बाद अवध का शासक शुजाउद्दौला बना और शुजाउद्दौला के बाद अशफुद्दौला अवध का नवाब बनता है और इसने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर ली थी। और सादतुल्ला खां कर्नाटक का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसी दौरान गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। एनएम जोशी और लाला लाजपत राय के प्रयासों से 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया और इसने 23 प्रचलित करों को समाप्त कर इस्लामी शरीयत के कानून के अनुसार केवल 4 करों जजिया, खरात, ज़कात और खुम्स को आरोपित किया। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक सिंचाई कर लिया था जिसे हक़ शर्ब नाम से जाना जाता है। और खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था जिसकी दर 1/5 से 1/3 थी। ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो कि उनके कुल संपत्ति का 2.5% होता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था और खुम्स लूट या युद्ध में प्राप्त धन था। इसे गनीमा भी कहा जाता था।
और खुम्स में सुल्तान को 1/5 और सैनिकों को 4/5 भाग मिलता था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स में सुल्तान का 4/5 भाग और सैनिकों का 1/5 भाग कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्य अभिषेक रायगढ़ में करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी ने 14 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्य अभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया और इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, हैंदौब धर्म उद्धारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की तथा अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की थी और नान्यदेव ने 1097 से 1147 तक शासन किया था और इसने नेपाल के क्षेत्र को जीता था और कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी और कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय इस वंश के शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना देकर संतुष्ट किया और कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिदेव सिंह था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था और इसका अंतिम शासक हरिदेव सिंह था और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और स्कंद इस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? दादा भाई नौरोजी अपने लंदन प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और दादा भाई नौरोजी को 1892 ईस्वी में ब्रिटेन के उदारवादी दल की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1892 ईस्वी। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित 1892 ईस्वी में हुए थे और ये प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई थी। तो ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था और 1786 के अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को वीटो का अधिकार प्राप्त हो गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लगाया गया था और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल का दमन किया? तो तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल का निर्माण इल्तुतमिश के काल में हुआ था और बलबन का काल आते आते तुर्काने चहलगानी काफ़ी निरंकुश, महत्वाकांक्षी और अत्यंत प्रभावशाली हो गया था, जो कि बलबन के मार्ग का बाधा बन चुका था। इसलिए बलबन ने चालीसा दल का दमन कर दिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सुल्तान बनने से पहले बलबन स्वयं भी तुर्काने चहलगानी में शामिल एक सरदार था। तो तुर्काने चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश के काल में हुआ था और बलबन ने इसका दमन किया था। अगला प्रश्न है, राक्षसी टंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? राक्षसी टंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था
और इस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक तुलुव वंश का सदाशिव राय था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध के समय सदाशिव राय शासक था और राक्षसी तंगड़ी का युद्ध विजयनगर की सेना और बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के नेतृत्व में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर के संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर की सेना पराजित हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा खुसरो की सहायता करने के कारण राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव ने ही सिखों की पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था और 1676 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली विद्रोह का केंद्र था और यहाँ प्रतीक के रूप में नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर थे, परंतु दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर का सेनापति जनरल बख्त खां था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, बख्त खां। दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्वकर्ता बख्त खां था और प्रतीक के रूप में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। तात्या टोपे ने नाना साहब के साथ कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्टन था और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को जुगल किशोर ने कलकत्ता से किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता। और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा कलकत्ता से किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? तो लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी ने 1865 ईस्वी में लंदन में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता ने 1885 ईस्वी में किया था और बॉम्बे एसोसिएशन का गठन 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका गठन बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग एवं फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कांग्रेस पर बाल गंगाधर ने ये टिप्पणी की थी, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के बारे में लॉर्ड डफरिन ने कहा, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत INS तलवार के नौसैनिकों द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई। शाही नौसैनिक विद्रोह INS तलवार के नौसैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था और बाद में ये विद्रोह कराची, मद्रास और कलकत्ता तक फैल गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी और इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित हुआ था, ये भी सही है। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों सही है। और गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, 5 मार्च 1931 को हुआ था।
अगला प्रश्न है, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में हुआ था, जो कि 1756 से 1763 में चला। और 1760 के वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार जाते हैं और भारत में प्रभावहीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन किन स्थानों पर किया था? तो राजा जयसिंह एक कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक एवं वैज्ञानिक थे और इन्होंने खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था, जो कि मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन एवं वाराणसी में था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने विज्ञान एवं कला के रूप में जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में किया था और जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली का काल 1798 से 1805 का था और उस दौरान इसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की नीति का प्रारंभ किया था और सबसे पहले 1798 में सहायक संधि करने वाला राज्य हैदराबाद के निज़ाम थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से मैसूर पर नियंत्रण। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर नियंत्रण कर लिया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की गई थी। उसके बाद चौथा है, पेशवा के साथ बसिन की संधि। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवा के साथ बसिन की संधि 1802 ईस्वी में की थी और बसिन की संधि के बाद 1803 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि 1816 से हुई थी। सुगौली नामक स्थल कहाँ अवस्थित है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसे गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1814 ईस्वी में हुई थी और इसका अंत 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के बाद हुआ था। और सुगौली नामक स्थल वर्तमान में बिहार के पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।